हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का पहला पाठ करने जा रहे हैं, जो कि है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले आता है कि भाषा है क्या। आज हम भाषा पाठ करने वाले हैं, तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा है क्या। भाषा अपने भावों, अपने मन के भावों को प्रकट करने का एक जरिया है। संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जिनमें जानवर भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जानवर अपने मन के भावों को आपके सामने प्रकट कर सकते हैं। अगर वो खुश है तो वो अपने मन के भाव आपको बता नहीं पाता है, अगर वो दुखी है तो भी वो नहीं बता पाएगा। परंतु मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव, चाहे वो खुश है चाहे वो दुखी है, वो अपने मन के भाव आपके समक्ष प्रकट कर सकता है। आइए अब भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना, यानी भाष का ही अर्थ है बोलना। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों अथवा भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। वह अपने वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों व व्यवहारों पर अपनी प्रतिक्रिया यानी कि अपने विचार व्यक्त करता है। इस प्रकार विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों के इस रूप को प्रस्तुत करता है कि यह संबंधित व्यक्ति उसके विचार समझकर उन पर प्रतिक्रिया देते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। अब समझने वाली बात जो है कि भाषा का आधार क्या है। भाषा का आधार ध्वनि है। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं वही भाषा का आधार है। जिन ध्वनियों से निश्चित अर्थों का बोध होता है वे भाषा का रूप धारण कर लेती हैं। अब जितनी भी ध्वनियां हैं जो आप आगे पढ़ोगे, जितने भी आपसे मुख से निकलती हैं ध्वनियां, उनका कोई ना कोई निश्चित अर्थ तो जरूर निकलता है, और वही क्या है, भाषा का रूप धारण कर लेता है। विश्व में सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है, जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी और रूस में रूसी बोली जाती है, और पंजाब में पंजाबी और भारत में हिंदी बोली जाती है। इन भाषाओं का प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए ही किया जाता है। यानी कि अगर ब्रिटेन में लोग रहते हैं तो वो अपनी भाषा या अपने विचार जो है वो दूसरों के सामने जब प्रकट करते हैं तो वो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा का। चीन में रहने वाले लोग चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बंगाल में बंगला, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, आंध्र प्रदेश में कन्नड़ आदि। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और विश्व की सबसे पहली भाषा। यानी कि संसार में जब हम लोग आए हैं तो सबसे पहले जो भाषा बनी है, जिनको नियमों में बांधा गया है, वो है संस्कृत भाषा, और यही हमारे देश की सबसे पहली भाषा है। विश्व की सबसे पहली भाषा संस्कृत है। भारत के संविधान के अंदर कुल 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता प्रदान है। अन्य भाषाओं को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और मातृभाषा भी है। अब बात आती है भाषा के रूप की। तो भाषा के कितने रूप हैं? मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दो प्रकार से प्रकट करता है, एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर जिन विचारों को प्रकट किया जाता है उसके लिए इसको कहा जाता है मौखिक भाषा, और जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसको कहते हैं लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप होता है। इसे ही मौखिक या उच्चारित भाषा, जो उच्चार करके हम लोग बताते हैं, जो बोल करके बताते हैं, वही भाषा कौन सी होती है? वही मौखिक भाषा का रूप है। अब हम नॉर्मली जब भी बात करते हैं आपस में, तो ऐसा तो नहीं है पेज पे लिख के हम लोग बात करते हैं। तो जब कभी भी हम लोग आपस में घर पे बात करते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, अपने अध्यापक गणों के साथ जब कभी बात करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है? वो आपकी मौखिक भाषा है। दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है।
लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर, यानी कि जितनी भी ध्वनियां हैं उनके स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जो बात आप बोलते हैं, जितनी बातें आप मुंह से, जितनी भी ध्वनियां आपके मुंह से निकलती हैं, वो सारी की सारी जो है वो वर्ण और अक्षरों का रूप धार लेती है, और उसी का प्रयोग हम लोग लिखित भाषा में करते हैं। ये वर्ण और अक्षर जो है, ये आपकी हिंदी भाषा में जिस प्रकार से क ख आपका है, ये वही वर्ण है। स्वर और व्यंजन जितने भी हैं आपके, यही आपके अक्षरों का रूप धारण करते हैं, और इसी से ही आपकी हिंदी भाषा बनती है। अब बात आती है कि मौखिक और लिखित रूप में क्या फ़र्क है और क्या नहीं है, इन दोनों में क्या है, लिखना क्यों ज़रूरी हो गया। देखिए, अब कोई भी बात जब हम लोग करते हैं, चाहे अगर वो 4 साल पुरानी बात आपको अभी तक याद नहीं होगी कभी भी, आपने 2 महीने पहले आपस में क्या बात की आपके दोस्तों के साथ, वो आपको याद नहीं होगा। आपके अध्यापक ने आपको 4 दिन पहले क्या समझाया है, उसको आपको समझना, समझ तो लेते हो आप लोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है दूसरे को नहीं समझा पाते कि अध्यापक ने क्या समझाया हमें। लेकिन जब आपके सामने लिखित रूप आता है तो आप उस लिखित रूप को देखकर समझा पाते हो कि हाँ, मैम ने हमें ये बताया था। अब किसी भी बात को संभाल के रखना, उसका जो रूप है वो लिखित भाषा का काम करता है। लिखित भाषा ही उस बात को संभालने का काम करती है। अब इन दोनों रूपों में अंतर क्या है? भाषा का मौखिक रूप तो है वो परिवर्तनशील है। मैंने आपसे कोई बात कही, आप आगे जाके अगर बोलोगे तो उसमें कोई ना कोई फर्क थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। अब एक बात मैंने कही है, आपने उसको अपने ढंग से दूसरे को बताना है, तो वो बोलने का ढंग, बात करने का आपका नज़रिया, आपका हर ढंग में थोड़ा बहुत बच्चे अंतर आ ही जाता है। लेकिन लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। जो बात जैसी कही है वैसी लिखी गई है, तो वैसी ही दूसरे के सामने जाएगी। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। यही इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का अंतर है, जिसके कारण हम लोग लिखित भाषा के रूप को अधिक महत्वता देते हैं। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य जो है, हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, वो सब के सब लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसा पुराने लोगों ने बोला, वैसा ही उन बातों को संभाल कर हमने ग्रंथों में रखा है, और उन्हीं के अनुसार हम लोग चलते जा रहे हैं। विश्व का अधिकांश कार्य लिखित भाषा के द्वारा संपन्न किया जाता है। जितना भी काम जो है संसार के अंदर, इस विश्व के अंदर, वो सारे का सारा जो है वो लिखित भाषा के कारण, उसी के आधार पर ही हम लोग संपन्न कर पाते हैं। अब भाषा के प्रकार जो हैं आगे वो कितने हैं ये देखिए। भाषा को निम्न रूपों में पाया जाता है। पहला तो है मातृभाषा, दूसरा प्रादेशिक भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा, चौथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। मातृ मीन्स माँ, मदर टंग। यहीं से हो जाता है कि जो बच्चा अपनी माँ से, अपने परिवार से, अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से जो सीखता है जो भाषा, वो कौन सी आ जाती है, वो मातृभाषा का रूप है, वो मातृभाषा ही है। जब कोई शिशु किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने परिजनों को जिस भाषा या बोली में बात करते पाया जाता है, वो जब पाता है कि उसके परिवार वाले, अगर कोई सिख फैमिली में है तो वो पंजाब में पैदा हुआ तो वो पंजाबी बोलेगा। अगर कोई मद्रास में पैदा हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करेगा। अगर कोई फॉरेन में पैदा हुआ है तो वो वहाँ की लैंग्वेज यूज़ करता है। तो जो बच्चा जहाँ कहीं भी पैदा होता है, अपनी माँ से, अपने घर वालों से जो भाषा सीखता है, उसको मातृभाषा कहा जाता है। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक परम से ही हिंदी भाषा में बोलेगा, और किसी पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाला, पंजाब में अगर जब पंजाबी परिवार है तो वो पंजाबी बोलेगा। इसके बाद बात आती है प्रादेशिक भाषा की। प्रादेशिक मीन्स रीजनल लैंग्वेज, यानी किसी एक प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे गुजरात में गुजराती। अब गुजरात एक प्रदेश है, वहाँ के लोग जो आपस में बात करते हैं, जिस
नॉर्मल लैंग्वेज में, तो वो कहलाती है गुजराती। वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। पंजाब के लोग पंजाबी का प्रयोग करते हैं, हरियाणा मध्य प्रदेश के लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है? प्रादेशिक भाषाएं हैं। अब हमारा प्रदेश पंजाब है, तो हम लोग अगर पंजाब से हैं तो हम लोग आपस में जो बातें करते हैं, कभी भी अपने घर में, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ, वो सारी की सारी जो है वो प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आती है। तीसरा है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग में बोली जाती है, यानी कि किसी देश के अंदर, ज़्यादातर सारे देश के अंदर ही वो भाषा जो समझ में आ सके, तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अब जम्मू में रहने वाला अगर कोई इंसान, जम्मू वाला कोई बंदा अगर मद्रास में चला जाता है तो वो मद्रासी बोलने में सक्षम नहीं है। वो मद्रासी वहाँ की नहीं बोल पाएगा, वहाँ की भाषा को नहीं बोल पाएगा। अब बात आती है कि अगर वो कश्मीरी पंडित कहीं आ जाता है पंजाब में, तो वो पंजाब में आकर पंजाबी नहीं बोल पाएगा। लेकिन पंजाब के लोगों के साथ बात करनी हो उसे, तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा? वो हिंदी। हिंदी जो है वो पंजाब के लोग भी प्रयोग में ले आते हैं, और बाकी जो हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सबके अंदर हिंदी बड़े आराम से समझी जाती है। और यही एक ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर एक दूसरे के भावों को समझ पाती है। तो भारत में राष्ट्रभाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंतर्राष्ट्रीय मतलब सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल स्तर पर जो भाषा आपस में समझी जाती है उसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जब कोई भाषा अनेक राष्ट्रों द्वारा, विभिन्न देशों द्वारा आपस में समझी जा सके तो उसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आप यहाँ से फॉरेन कंट्री में जाते हो, वहाँ के लोगों की, चीन के लोग चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को वो नहीं आती है। तो आप अपनी बात को उन लोगों तक कौन सी भाषा के अंदर बताओगे? तो आप उनसे बात करने का जरिया आपका जो है वो है अंग्रेजी भाषा। अब इसके बाद आता है बोली क्या है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। जिस एक क्षेत्र के अंदर, एक छोटे से क्षेत्र के अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको बोली कहा जाता है। एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप स्थानीय होता है, इसे बोली कहते हैं। इसका मतलब है कि वहां के लोग, उस स्थान के रहने वाले लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? बोली। अब यह किसी क्षेत्र विशेष में वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से भाषा का आदान प्रदान करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने का साधन होता है, जिसको वो रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में बात करते हैं। जैसे आप सोचोगे कि अब इनमें कैसे डिफरेंस कैसे है जी, भाषा भी तो वही है, बोली भी तो वही है। अब देखो पंजाब में दोआबा, मालवा सब है ना, ये तो इनमें अलग अलग भाषाएं हैं। हर किसी का बोलने का ढंग भी अपना ही है। मालवे के लोग अलग से बोलते हैं, माझे के लोग अलग से बोलते हैं। तो इनका अपना अपना है बोलने का ढंग इस भाषा का। अब इसी प्रकार से अगर आप किसी भी और प्रदेश में घूमने चले जाओ, भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है, ब्रज भाषा का प्रयोग भी होता है। ये वहाँ के लोग जो रहते हैं, जो ब्रज में रहते हैं, वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। भोजपुर जो उधर के लोग हैं वो उस तरफ ये वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जो एक छोटे से क्षेत्र के अंदर होती भाषा जो है, जो बोली जाती है, आपस में आदान प्रदान जिन विचारों का किया जाता है जिस भाषा के अंदर, वो वहाँ की बोली होती है उस क्षेत्र की। अब बोली और भाषा में अंतर क्या है? बोली किसी एक ही भाषा का अंग है। बोली एक ही भाषा का अंग है।
भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि भाषा जो है उसका क्षेत्र है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत जगहों पर बोली जा सकती है। जबकि बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, यानी कि भाषा जो है उसको व्याकरण के नियमों के अंदर बांध कर रखा गया है, लेकिन जबकि बोली है वो व्याकरण मुक्त है, उसको व्याकरण के नियमों के अंदर बांधकर नहीं रखा गया है। भाषा में है कि अगर आपने आम बोलना है तो उसको आ की मात्रा लगानी ही है, बड़ा आ लगे, ठीक है। राम है तो रा को आ की मात्रा लगानी ही है, लेकिन बोली में ऐसा नहीं है। अब आगे पीछे, अब पहले बाद में, ये सब जो है ये बोलियों के अंतर्गत आ जाती हैं, ये भाषा के अंदर इतने नियमों को लेकर नहीं चलती हैं। बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना जो की जाती है, जो किताबें लिखी जाती हैं, वो भाषा में लिखी जाती हैं, उसमें भाषा का प्रयोग होता है, बोली का प्रयोग नहीं होता है। आगे है लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने को जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन चिन्हों को प्रयोग में लाया जाता है, उनको लिखने का जो ढंग है, जो आपकी ध्वनियां आपके मुंह से निकलती हैं, उनको लिखने का ढंग जो है वही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि शब्द का अर्थ है लीपना, चित्रित करना अथवा लिखना। तो एक आसान सी बात है, लिपि मीन्स लिखने के लिए जिन शब्दों का, ये लिपि का अर्थ ही है कि लिखना। अब लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा वो लिपि के अंतर्गत आते हैं। किसी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। ये चिन्ह संबंधित भाषा के वर्ण कहलाते हैं। आपके हर भाषा के अपने ही वर्ण होते हैं। हिंदी के लिए क ख, इंग्लिश के लिए आपके ABC है, पंजाबी के लिए उड़ा हड़ा है। संसार में अनेक भाषाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि है जिसे उसका नाम दिया गया है। ये पहले से ही है कि उसकी लिपि का भी अपना ही नाम है। जैसे हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू उर्दू फारसी लिपि में है, अंग्रेजी रोमन लिपि में है। इनके अपनी अपनी, आप इसकी लिपि के अंतर्गत आ जाता है, ये आप उड़ाएड़ा लिखते हो, ठीक है। अंग्रेजी में आप ABC लिखते हो, और देवनागरी के अंदर आपकी क ख, आपके स्वर और व्यंजन ये सारे आ जाते हैं। बात आती है, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ व्याकरण के अंदर उसको, भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध के रखा जाता। व्याकरण क्या है? किसी भाषा की नियमावली को उसका व्याकरण कहते हैं। जब भाषा को कुछ नियमों के अंदर बांध कर रखा जाता है तो उसे व्याकरण कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा के अपने ही नियम होते हैं। उसकी ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य रचना के नियम भी अलग अलग होते हैं। जैसे इंग्लिश की ध्वनियाँ अगर देखें तो ABC आ जाती है। अब ABC से जितने वर्ड बनेंगे वो अलग से आएंगे, वो वाक्य हैं उनके, शब्द हैं उनके, और उसके शब्दों से बाद में जो उनके एक सेंटेंस बनता है उसको वाक्य कहा जाता है। किसी भाषा के सब नियमों को एकत्रित करना, उन्हें पाठकों को समझाना तथा भाषा का मानक रूप स्थापित करना व्याकरण का कार्य है। व्याकरण का काम ही यही है। व्याकरण क्यों है? क्योंकि इससे ही हमें भाषा का शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान हो जाता है। व्याकरण ही ऐसी है जो आपको ये बताती है कि हाँ, अब यहाँ पर मैंने हंस लिखा है, ये हंस अगर यहाँ पर ऊपर लगा दूँ बिंदी तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पर हंस लिखना हो तो ये लिखना ज़रूरी है। ये कौन सिखाता है हमें? व्याकरण सिखाता है। क, स, ल,
अब इन 3 वर्णों को अगर मैं लिखूं तो इनसे कोई भी अर्थ नहीं बनता है, लेकिन हाँ, ये इसको मैं शब्द नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, क म ल इसका अर्थ है, तो ये क्या है, एक शब्द बनता है। तो ये इस बात का ज्ञान हमें कौन करवाता है, व्याकरण करवाती है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। व्याकरण जो है वो हर भाषा के लिए एक नियम लागू करता है कि उस नियम के अंतर्गत ही उस भाषा को रहना है। अब व्याकरण के अंग कौन से हैं? व्याकरण के जो रूप है वो आगे अंग छोटे छोटे उसके क्या है? भाषा की लघुतम इकाई वर्ण है, यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है भाषा की, सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। यानी आपके क, ख, ग, उनके व्यंजन, स्वर, ये सब किसके, वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये सबसे छोटी है, इससे छोटे और टुकड़े नहीं हैं भाषा के। और सबसे बड़ी इकाई जो वाक्य आता है, जब हम छोटे छोटे वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, शब्दों से फिर हम वाक्य बनाते हैं, तो सबसे छोटी क्या है, वर्ण है, और सबसे बड़ी वाक्य। सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि सार्थक वर्णों, आपके छोटे छोटे जो वर्ण है क, म, ल, इनसे शब्द बनता है कमल। और इसी शब्द को आगे अगर अलग अलग शब्दों के साथ जोड़कर रखें तो एक वाक्य तैयार हो जाता है, जो कि हमारी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। पहला है इसका वर्ण विचार। इसमें वर्णों, उनके आकार, लिखने की विधि, भेदों तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द में भी इसी प्रकार से शब्द विचार में, इसमें शब्द, उनके भेद, उसकी उत्पत्ति, उसका मेल, उसका रूपांतर, रूप का परिवर्तन जो है उनका, वो ये सब इस पर विचार किया जाता है शब्द विचार में। ये आपको आगे चल के बच्चे चैप्टर आएंगे, ये तीनों चैप्टर्स हैं आपके आगे, जो पहले भी हम लोग पिछली कक्षा में भी कर चुके हैं। फिर आता है वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग में वाक्य के भेद, सरल वाक्य, आपको याद, आपने पहले भी किया हुआ, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। वाक्य की रचना, विराम चिन्ह आदि, ये सब वाक्य विचार के अंदर आ जाती है। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की भाषा किसे कहा जाता है, तो भाषा अपने विचारों को प्रदान करने का एक जरिया है। इसके 2 रूप हैं, मौखिक जो कि मुख से बोलकर, लिखित लिखकर। उसके बाद हमने पढ़ा था भाषा के प्रकार में मातृभाषा जो कि परिवार से सीखी गई, प्रादेशिक, प्रदेश में बोली जाने वाली, जैसे पंजाब में पंजाबी, राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र, देश के अंदर बोली जाने वाली भाषा, भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। उसके बाद था अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अनेक राष्ट्रों द्वारा आपस में बोली जाने वाली, जैसे अंग्रेजी। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था भाषा तथा बोली में अंतर। भाषा किसी बोली का अंग नहीं है और बोली किसी एक भाषा का ही अंग है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत यानी फैला हुआ नहीं है, फैला हुआ है, भाषा का क्षेत्र फैला हुआ है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है, बोली व्याकरण के नियमों से मुक्त होती है। साहित्य की रचना अधिकतर भाषा में ही होती है और बोली आम बोलचाल में प्रयोग में आती है। उसके बाद था लिपि। भाषा के निश्चित किए गए चिन्हों के समूह को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जैसे पंजाबी, उसकी लिपि है गुरमुखी यानी उड़ाएड़ा, हिंदी देवनागरी क ख ग, अंग्रेजी रोमन ABC। उसके बाद हमने बात की थी व्याकरण की। किसी भाषा के नियमों में बंधे होने को व्याकरण कहा जाता है। प्रत्येक भाषा का अपना ही व्याकरण होता है और व्याकरण के अंग, हिंदी भाषा के व्याकरण के अंग जो है वह है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब आप ये जो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आपने इस टेबल को अपनी अभ्यास पुस्तिका जो आपकी कॉपी है उसके ऊपर जैसा मैंने बनाया है बेटा वैसा ही बनाना है। भाषा और व्याकरण ऊपर आप ब्लैक पेन से लिखोगे और नीचे जो उसके भाग हैं वो आप ब्लू पेन से लिखोगे।
धन्यवाद।